हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य पढ़ाने की हमने शुरुआत कर रखी है। और UGC नेट जून 2024 की तैयारी हम अपने चैनल पर कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाने की शुरुआत कर रखी है। तो इसमें UGC नेट का जो सिलेबस है हिंदी का, वो 10 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें से कई यूनिट्स मैं करवा चुकी हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियोज़ में जाकर आप चेक कर सकते हैं। जिसको अभी तक जो न्यू स्टूडेंट है और UGC नेट हिंदी का सिलेबस ही नहीं पता है, वो सिलेबस की भी मैंने एक डिटेल से वीडियो बना रखी है। आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम उपन्यास पढ़ेंगे और बता देती हूँ इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। जैसे कि उपन्यास के विकास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, और एक प्रेमचंद युगीन उपन्यास, और एक प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। तो प्रेमचंद पूर्व मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्रेमचंद युगीन भी पढ़ा चुकी हूँ, और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास पर भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ। आज ये दूसरी वीडियो है, क्योंकि प्रेमचंदोत्तर जो उपन्यास हैं उसमें कई प्रकार के उपन्यास आ जाते हैं, जैसे कि मानवतावादी, ऐतिहासिक, व्यक्तिगत। ठीक है, तो इसमें हम थोड़े से, ये वीडियो लंबी बनेगी। एक वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसने भी नहीं देखी है वो देख लें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, और प्रेमचंदोत्तर में एक वीडियो डाल चुकी हूँ। आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं और शुरू करेंगे शिव प्रसाद सिंह। इससे पहले मैं काफ़ी उपन्यास और उपन्यासकार मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो शिव प्रसाद के अधिकतर जो उपन्यास हैं वो आंचलिक उपन्यास में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं इनके कौन कौन से उपन्यास हैं। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, औरत। देखो, उपन्यास तो हर उपन्यासकार के बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वही करवा रही हूँ जो महत्वपूर्ण है। कुहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, और वैश्वानर। आप ये इतने याद कर लें, और ये इनकी हैं उपन्यास हैं। इनका आप जैसे भी याद करें, अपनी ट्रिक बनाकर याद करें। या शिव प्रसाद की, जैसे कि शिव प्रसाद मैंने ऐसे याद कर रखा था कि शिव प्रसाद, शिव मेरे भाई का ही नाम है। तो गली अलग अलग वैतरणी, मतलब शिव प्रसाद की अलग अलग तरीके हैं, और घर है, और गली आगे मुड़ती है, नीला, और उस गली में क्या है, नीला चांद, और उस गली में क्या रहती हैं, औरतें। मतलब अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, औरत, और औरत जब जाती है तो कुहरे में युद्ध, और दिल्ली दूर है। कोई खास ट्रिक इसकी बन नहीं रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रह जाएगा। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण उपन्यासकार, हम यहाँ पर देखेंगे। आगे आता है सबसे इम्पोर्टेंट उपन्यासकार है फणीश्वर नाथ रेणु। इसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है उपन्यास के इसमें, और कई बार यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसके बाद नागार्जुन है। नागार्जुन की सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, और कोई ही परीक्षा ऐसी रहती होगी जहाँ पर नागार्जुन से संबंधित कोई प्रश्न ना पूछा जाए। तो फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैंने साथ साथ ले रखे हैं, इनको आप नोट करते जाएं। और फणीश्वर नाथ रेणु के और भी उपन्यास आएंगे, लेकिन ये तो एक ही लाइन है कि आज से पूछे कि फणीश्वर नाथ रेणु का किस प्रकार के उपन्यासकार के रूप में नाम लिया जाता है, तो ये आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। वैसे नागार्जुन ने भी आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन रचना कर्म में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगर आंचलिक उपन्यासकार का जन्मदाता पूछे तो जन्मदाता के रूप में तो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, और प्रथम आंचलिक उपन्यासकार कौन होगा, नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र ये इनका नाम है। इससे भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं किसको कहा जाता है वैद्यनाथ मिश्र, तो ये नागार्जुन को कहा जाता है।
अब नागार्जुन के एक एक उपन्यास देखते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका पहला है रतिनाथ की चाची, बलचनवा। ये महत्वपूर्ण है, ये नाम अटपटा सा है लेकिन पूछा जाता है। नई पोद बाबा बटेश्वर नाथ। तो रतिनाथ की चाची 1948 में प्रकाशित हुआ था ये उपन्यास, और इसमें मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण है। तो पर्टिकुलर ये पूछते हैं रतिनाथ की चाची में नामक उपन्यास में नागार्जुन ने कहाँ के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों का चित्रण किया है, तो आपको ध्यान रखना है मिथिलांचल के। नेक्स्ट आता है बलचनवा। तो नायक बलचनवा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। अब यही इसका पात्र भी है, बलचनवा ये इसका पात्र भी है, ध्यान रखना है। बाबा बटेश्वर नाथ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है और पूछा भी जाता है। बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष, बाबा बटेश्वर नाथ में क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है इस उपन्यास की, बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष। इनके और भी काफी सारे उपन्यास हैं। वरुण के बेटे, और ये सीधे तौर पर पेपर में पूछे जाते हैं, इनका एक भी आपको नहीं छोड़ना है। वरुण के बेटे, ये भी मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। दुख मोचन, ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। उग्र तारा, तो इसमें है उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण है। तो उग्र तारा के दो पात्र हैं, उगनी और कामेश्वर। हीरक जयंती, समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण है। तो इम्पोर्टेंट तो इनके यही थे, बाकी आपको ये 2-3 और दे रखे हैं, जमनिया का बाबा, इमरतियाँ, पारो, गरीबदास, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन ने जो पारो इनका उपन्यास है, पारो की रचना मूलतः सन 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में किया, जिसका हिंदी रूपांतरण वे सन 1975 में करते हैं। अब आपसे पूछ लेते हैं नागार्जुन के कौन से उपन्यास का हिंदी में रूपांतरण किया गया मैथिली से, तो ये पारो उपन्यास होगा। देवेंद्र सत्यार्थी, अगला नाम आता है देवेंद्र सत्यार्थी, ये भी आंचलिक उपन्यासकार हैं। इससे पहले हम ऐतिहासिक उपन्यासकार पढ़ चुके हैं, मानवतावादी उपन्यासकार पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवादी, उपदेशात्मक, यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख, ये सारे उपन्यासकार हम पढ़ चुके हैं। और अब चल रहा है आंचलिक उपन्यासकार। तो आंचलिक उपन्यासकार में का जन्मदाता तो फणीश्वर नाथ रेणु को माना जाता है। उसके बाद प्रथम उपन्यासकार रचना क्रम के दृष्टिकोण से नागार्जुन को माना जाता है, और फिर नाम आता है देवेंद्र सत्यार्थी का। तो देवेंद्र सत्यार्थी के कौन कौन से उपन्यास हैं ये हम देखते हैं। रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम, सतलुज। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगर इन सभी की विषय वस्तु तो देखो आप सबके लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जिसकी महत्वपूर्ण आएगी उसकी मैं आपको जरूर बताऊंगी। सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास हैं, कठपुतली, दूधगाछ और कथा कहो उर्वशी, कला जगत को समर्पित हैं। ये तीनों जो हैं कला जगत को समर्पित हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फणीश्वर नाथ रेणु। टीजीटी, पीजीटी, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो उसमें तो एक प्रश्न जरूर रखा मिलता है, और यूजीसी नेट में भी इनसे एक प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। इनका आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से मैला आंचल ये उपन्यास पूछा जाता है, और इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है कि कब प्रकाशित हुआ था। तो ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है इसमें, ये भी ध्यान रखना है। परती परी कथा, इसकी मैं एक आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी इसके उपन्यास याद करने की। मतलब मैला आंचल, पहले इसके उपन्यास याद कर लेते हैं ट्रिक से। मैला आंचल किसका? परी का। परी का आप याद रखेंगे, मैला आंचल है परी का। परी को खूब तपाया गया,
जुलूस निकाले गए हर एक चौराहे पर, न जाने कितने चौराहे पर जुलूस निकाले गए। और जुलूस किसने निकाले? पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं, याद हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। और अक्सर इनके जो ये उपन्यास है इनको क्रम से लगाना भी आता है, आरोही अवरोही क्रम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सीक्वेंस से यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप सभी के सन याद करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाए तो ये जो उपन्यास हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, जैसा कि मैला अंचल, उसके बाद परती परी, और याद करें तब भी इसी क्रम में इनको याद कर लें तो आपको याद हो जाएंगे। विशेषकर मैला अंचल आपको याद रखना है, मैरीगंज गांव की कथा है इसमें, पूर्णिया जिले के। और जुलूस में क्या है? पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है, ये भी पूर्णिया गांव का है। परती परी कथा, ये भी पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। कितने चौराहे? बालक एवं मदन मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है। कितने चौराहे? बालक एवं मनमोहन ये मुख्य पात्र हैं इस उपन्यास के। और पलटू बाबू रोड फिर पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है। और राम रतन राय जो उपन्यास है वो इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। तो पूर्णिया जिला आपको फणीश्वर नाथ रेणु के संदर्भ में बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इनके उपन्यास अधिकतर पूर्णिया जिले से ही संबंधित हैं। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं। आगे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। अब देखो ये लाइन आपकी महत्वपूर्ण बन जाती है और पेपर में पूछ लेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यासों के संदर्भ में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आगे ने कहा है। और किसके संदर्भ में कहा है? फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों के संदर्भ में कहा है। फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। अब नेक्स्ट नाम आता है श्रीलाल शुक्ल ने उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। इनकी प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। अब ध्यान रखना है श्रीलाल शुक्ल, इनका भी राग दरबारी पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है लगभग, वहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो श्रीलाल शुक्ल के किस प्रकार के उपन्यास हैं? वो राजनीति परक भी है, उनमें व्यंग्य भी है और आंचलिकता का, यानी कि इन तीनों का मिश्रण है इनके उपन्यासों में। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास है सुन्नी घाटी का सूरज। श्रीलाल शुक्ल, लाल, लाल मतलब सूरज भी कैसा होता है? लाल होता है। सुन्नी घाटी का सूरज अज्ञातवास के दौरान निकला। कैसे याद रखेंगे? सुन्नी घाट का सूरज अज्ञातवास के दौरान निकला। ठीक है, सूरज निकला तो राग दरबार मतलब दरबार लगा, दरबार में सभी लोग बोलने लगे, उनकी सीमाएं टूटने लगी, मकान भी टूटने लगे। और पहला पड़ाव विश्रामपुर का संत, मतलब जब सीमाएं टूटने लगी तो उन्होंने पहला पड़ाव किसके मकान में लिया? कहाँ विश्राम किया? विश्रामपुर के संत पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और इनकी आपको विषय वस्तु भी देखनी है। पहला जो है सुन्नी घाटी का सूरज, ये 1957 में प्रकाशित हुआ और प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है इसमें। सुन्नी घाटी का सूरज मतलब एक सुन्नी घाटी है, उसमें सूरज उदय होता है, इसका मतलब है कि प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र, ठीक है, निर्धन छात्र है, मतलब ये सुन्नी घाटी है, उसमें एक प्रतिभा पनपती है, मतलब एक निर्धन छात्र है बट वो प्रतिभाशाली है, तो उसके संघर्ष की गाथा है। और अज्ञातवास में एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता है वो राग दरबारी, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था और इसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। ध्यान रखना है श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में शिवपालगंज नामक गांव की कथा जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। और फणीश्वर नाथ रेणु में के जो आंचलिक उपन्यास थे
वो पूर्णिया जिले से संबंधित ज़्यादा हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे पॉइंट। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी याद रखना है, श्रीलाल शुक्ल को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2011 में। नेक्स्ट आते हैं जो महत्वपूर्ण है, वही मैं आपको बताऊंगी जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। और राजेंद्र अवस्थी के भी देख लेते हैं, ये भी मैंने भी याद किए थे तो मैं आपको भी करवा देती हूँ। अगला नाम आता है राजेंद्र अवस्थी। त्रैशित आंचलिक उपन्यासकार हैं, त्रैशित आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है: सूरज किरण की छाँव, जंगल के फूल, उतरते ज्वार की सीपियाँ, जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी, बीमार शहर। तो ये इनके कुछ उपन्यास हैं। और अकेली आवाज़, मछली बाजार, एक रजनीगंधा चोरी। तो सारे आपको याद नहीं होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपको बताती हूँ। सूरज किरण की छाँव, सूरज किरण की छाँव में क्या है, ये बोला ना कि ये भी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन की संघर्ष का अंकन है इसमें। जंगल के फूल में मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। और उतरते ज्वार की सिपियाँ पानी में रहती हैं तो बम्बई महानगर में ध्येय व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन है। जाने कितनी आँखें, इसमें बुंदेलखंड के एक गांव बीजाबाड़ी की कथा है। तो ज़्यादा और आप इतना ना करें, लेकिन इनके उपन्यास जरूर ध्यान रखें। अगला नाम रामदरस मिश्र, ये भी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास भी आपको याद करने हैं। और इनके उपन्यास है पानी के प्राचीर, पानी के रामदरस मिश्र यानी कि पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफ़र। ट्रिक हर बात के लिए इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ट्रिक बहुत ज़्यादा होती हैं और जो अपनी बनाई हुई ट्रिक होती है वही हमें याद रहती है। ठीक है, तो मेरी जो ट्रिक है उसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, फिर उस ट्रिक को भी याद रखना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, पानी के प्राचीर। ये रामदरस मिश्र का है। और पानी के प्राचीर जो है ये कौन से गांव से संबंधित है? गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जिंदगी का यथार्थ चित्रण है इसमें। अगला जो महत्वपूर्ण है इनका, तो और तो आप अगर करना चाहें इनकी विषय वस्तु तो आप यहाँ से लिख सकती हैं। बाकी मैं जो महत्वपूर्ण है वही आपको बता रही हूँ, अदरवाइज इसकी 10 वीडियो बन जाएंगे नहीं तो। नेक्स्ट नाम आता है राही मासूम राजा। इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके भी उपन्यास जो है पेपर में पूछे जाते हैं। राही मासूम राजा और रांगे राघव, शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, इन सभी के इम्पोर्टेंट हैं ये सारे उपन्यास। तो राही मासूम रज्जा के कौन कौन से हैं? आधा गांव, टोपी शुक्ला, मतलब आधा गांव टोपी पहनता है, और हिम्मत जौनपुरी की देखो, ओस की बूंद में भी दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद दिल एक सादा कागज। राही मासूम है तो दिल एक सादा कागज है, ओस की बूंद भी मासूम सी होती है, और आधा गांव टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ये 3 आप ऐसे याद कर लेंगे। तो आधा गांव जो है ये महत्वपूर्ण है, 1966 में प्रकाशित हुआ। और गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की इसकी कथा है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि आधा गांव में कौन से गांव की कथा का वर्णन है, तो ये गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन है। बाकी हिम्मत जौनपुरी में गाजीपुर जिले के मुसलमान की कथा है। और नेक्स्ट है, और भी है इनके, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू। इस प्रकार से भाई मैंने तो ये रट रखे थे, कोई ट्रिक इनकी नहीं थी। और इनकी विषय वस्तु मैंने नहीं की थी क्योंकि खास पूछते नहीं है विषय वस्तु। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगला नाम आता है हिमांशु जोशी, ये भी आंचलिक उपन्यासकार हैं
और इनका ये महासागर है और अरण्य, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं कोई, क्योंकि नया उपन्यासकार है। तो महासागर में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा है। और अरण्य में क्या है, पहाड़ी जीवन की व्यथा की कथा है। नेक्स्ट है हिमांशु जोशी का ही छाया मत छूना कगार की आग तुम्हारे लिए समय साक्षी है। तो इसमें आपको यही करना है, छाया मत छूना और समय साक्षी है, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों का आपको नाम याद कर लेना है। विवेकी राय, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। विवेकी राय का कैसे करेंगे, विवेकी राय बबुल की तरह, एक पुरुष पुराण, उसके ऊपर लोक ऋण है, श्वेत पत्र पर माटी और सोना, श्वेत पत्र माटी और सोना, 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। विवेकी राय बबुल पुरुष पुराण है, लोक ऋण है, और लोक ऋण को श्वेत पत्र पर लिख देता है कि चाहे मैं अपनी माटी बेचूं या चाहे सोना बेच को तुम्हारा ऋण उतार दूंगा। इस प्रकार से आप इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है समर शेष है, ये भी इनका महत्वपूर्ण है, समर शेष है, ये आपको ध्यान रखना है। विवेकी राय का माटी और सोना के बाद है समर शेष है। और देहरी पार, ये 2003 में, देखो यहाँ आपको नहीं जाना है क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है कि सन 2000 तक के ही उपन्यास आपको करने हैं। मंगल भवन राष्ट्रनिष्ठा और देशभक्ति का चित्रण है। और समर शेष में पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा है। माटी और सोना में गाजीपुर बलिया के बीव करेल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। तो इस ऐसे आपको ध्यान रखना है, कुछ एक ही हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला नाम आता है जो कि महत्वपूर्ण है। अब आते हैं मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार। आंचलिक उपन्यासकार हमने देख लिए हैं। तो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के जो उपन्यासकारों में प्रथम यशपाल का नाम आता है। तो यशपाल के उपन्यास देखेंगे, या पेपर में आपसे पूछ ले कि यशपाल ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे, तो वो प्रगतिवादी कहें या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यास कह सकते हैं। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मतलब ये मैंने कैसे याद किया था वो ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ कि दादा जो हैं देशद्रोही हैं, यशपाल के दादा देशद्रोही हैं, और दिव्या पार्टी की कामरेड है। दादा की पोती जो दिव्या है वो पार्टी कामरेड है। यही मनुष्य के रूप हैं, मतलब एक दिव्या के रूप में और एक दादा के रूप में देखें तो दादा तो देशद्रोही है और दिव्या पार्टी कामरेड है। यही मनुष्य के रूप। फिर अमिता का झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात, मतलब कह रहा कि 12 घंटे तक हम फंसे क्योंकि अप्सरा का श्राप था, ठीक है, तेरी मेरी उसकी बात। ये आपको उपन्यास जरूर याद कर लेने हैं, चाहे आप इसकी ये विषय वस्तु आप ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन उपन्यास आपको जरूर याद करने हैं। सीधे तौर पर याद हो जाएंगे। दादा कामरेड देशद्रोही हैं, दिव्या पार्टी कामरेड है, यही मनुष्य के रूप हैं, अमिता का झूठा सच और बुरे फंसे, और 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे झूठा सच, अमिता का झूठा सच, 12 घंटे और बुरे फंसे, अप्सरा का श्राप, तेरी मेरी उसकी बात। आसान है ये बिल्कुल। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाता है पेपर में कि झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश तथा दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है, ये पूछा जाता है। और पाकिस्तान विभाजन पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण है। झूठा भाग 1 1958 में प्रकाशित हुआ और भाग 2 1960 में प्रकाशित हुआ। ये इसकी विषय वस्तु भी आपको ध्यान रखनी है। अगला आता है नाम भैरव प्रसाद
गुप्त, ये भी प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं और याद किए थे और इनका याद करना भी आसान है। भैरव प्रसाद गुप्त, ये भी प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। और जैसे कि भैरव बाबा बोलते हैं ना, तो भैरव बाबा शोले मशाल, मतलब शोले जलते हैं मशाल के। और गंगा मैया, तुमने देखी होगी ना, ये गंगा मैया भैरी होती है और यहाँ पर एक लकड़ी सा, यहाँ पर ऐसा कुछ बांध के उस पर आग जलाते हैं। इस तरीके का ये चित्र सा मेरे दिमाग में था, तो मैंने इसको शोले मान लिया। ये मशाल हो गई और ये गंगा मई हो गई। ठीक है, गंगा मैया में क्या करते हैं, जंजीरें पकड़ कर आदमी नाचता है। सती मैया का चोरा, मतलब गंगा के पास ही सती मैया का चोरा भी है। धरती, आशा, कालिंदी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। और भाग्य देवता और अंतिम अध्याय वाला ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, उपेंद्र नाथ अस के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रिक याद कर लेंगे। कालिंदी भी आप कह सकते हैं, कालिंदी जैसे कि यमुना का पर्यायवाची है, तो गंगा और यमुना दोनों साथ रखें। और धरती पर ही बहती हैं गंगा और यमुना, और आशा उसमें नहाने के लिए जाती है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट नाम आता है अमृत राय। अमृत राय ये भी महत्वपूर्ण है और समाजवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास है अमृत राय के बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख। ठीक है, ये इनके उपन्यास, सुख दुख, भटियाली और धुआं। आप सुख दुख तक ही कर लें। बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल और सुख दुख, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे अमृत राय के उपन्यास भी। और अमरकांत के भी कर लें, मैंने भी इनके याद किए थे क्योंकि एक प्रगतिशील उपन्यासकार है। और सूखा पत्ता, देखो अमरकांत, सूखा हुआ पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन और ग्राम सेविका, काले उजले दिन और ग्राम सेविका। अब सूखा पत्ता में क्या है, कथानायक कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं उपन्यास, आप कितने की याद करेंगे, नहीं हो पाएंगे। और अभी हम पढ़ रहे थे किसका, अमरकांत का। तो अमरकांत का एक सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये है अमरकांत का इन्हीं हथियारों से। लेकिन फिर भी ये 2003 का है और आपके सिलेबस में 2000 तक के दे रखे हैं, तो आप अगर इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अमरकांत और श्री लाल शुक्ल को सन 2011 का 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। फिर से अमरकांत और श्री लाल शुक्ल को सन 2011 का 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट नेम आता है भीष्म साहनी का, और इनके काफ़ी उपन्यास हैं जो इन्होंने लिखे हैं, और याद करने में भी आपके आसानी रहेगी। कैसे याद रहेगी, छोटे छोटे नाम हैं इनके उपन्यासों के। जैसे कि भीष्म साहनी झरोखे में से देखते हैं, पहले जो झरोखे होते थे मकान में, ऐसे ये झरोखे होते थे, इसमें से देखते हैं बाहर से, तो इसमें कड़ियाँ कड़ियाँ लगी हुई। तो पहले के मकान कोई गाटर पट्टी या लेंटर नहीं होते थे, उसमें कड़ियाँ होती थी। तो झरोखे में से देखने पर कड़ियाँ दिखी। तमस मतलब अंधकार। और बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, ठीक है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये 2000 में प्रकाशित है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, तो लेडीज़ के नाम है, बसंती है, मैयादास की माड़ी है, कुंतो है, नीलू है, तो ये याद रह जाएंगे आपको। और ये मैंने बता दिया, झरोखे में से कड़ियाँ दिखी, तमस मतलब अंधकार, बसंती ने देखे ये सारी चीज़, बसंती, मैयादास की माड़ी, फिर कुंतो, नीलू, नीलुमा, नीलोफर, ऐसे आपको याद रखने हैं। मार्कंडेय का आ जाता है। अग्नि बीज पूछ लेते हैं कि ये उपन्यास किसका है, तो मार्कंडेय मूलतः कहानीकार हैं वैसे तो, लेकिन इनके उपन्यास है सेमल का फूल और अग्नि बीज। अग्नि बीज 1981 में गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्नि बीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन है। अगला आता है जगदीश चंद्र, महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका भी आप लिखें तो लिख लें, मैंने याद किए थे इनके सारे, लेकिन कभी कोई प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं गया था। तो नेक्स्ट नाम आता है
बद्दी उज़्मा का भी आप लिख लें, बिल्कुल आसान है, याद हो जाते हैं और प्रश्न पूछ लेते हैं। बदी उज़्मा प्रगतिवादी उपन्यास हैं, उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक चूहे की मौत, छाको की वापसी। देखो एक चूहा, ये छाको है, छिक्का, आप छिक्के से याद रखना, ये छिक्का लटक रहा है, ठीक है। इसमें एक चूहे की मौत हो जाती है। पुरुष, छठा तंत्र और सफा पर्व, ठीक है। ये बद्दी उज़्मा वाला आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। छाको की वापसी, पुरुष, ये प्रश्न पूछ लेते हैं। पुरुष जो उपन्यास है ये किसका है? तो इसकी विषय वस्तु है प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन है इसमें। और बद्दी उज़्मा में एक चूहे की मौत में, बद्दी उज़्मा ने एक चूहे की मौत में कथा परित सागर और काका की मेटाफोर्सिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया गया है। मतलब कहानी के शिल्प का प्रयोग किया गया इन उपन्यासों में, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण नाम है, भाई ये सारे मैंने किए थे और तो बद्दी उज़्मा के आगे और भी हैं, ये हैं कुछ उपन्यास, ये भी लिख लेना। मुद्रा राक्षस ने निम्नलिखित, अगला आता है मुद्रा राक्षस। इनका पूछ लेते हैं कई बार कि किसके, मुद्रा राक्षस, ये एक उपन्यासकार का नाम है। ये मुद्रा राक्षस ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की। तो मुद्रा राक्षस क्या है? अचला एक मन स्थिति, मतलब राक्षस के मन में एक स्थिति बनी हुई है और वह भगोड़ा है। शोक संवाद, मेरा नाम तेरा नाम, हम सब मनसा राम, ठीक है। शांति भग, प्रपंच तंत्र, ये याद कर लेना आप। इनके कौन कौन से याद करने हैं मुद्रा राक्षस के? अचला एक मन स्थिति, भगोड़ा, तेरा नाम मेरा नाम और सभी प्रपंच तंत्र, ठीक है, ये याद कर लेने हैं। ये मुद्रा राक्षस के थे। और काशीनाथ का कौन सा है, इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेना। काशीनाथ सिंह भी एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। तो ये काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु और महुआ चरित्र, ये इनके याद है। इनके नाम याद कर लेना, अब बहुत ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। आगे आता है अब्दुल बिस्मिल्लाह, इसके भी मैंने याद किए थे। तो अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह के हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, समर शेष है, झीनी 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 बदरी चदरियाँ, जहरवाद, दंत कथा, ये महत्वपूर्ण है। और मुखड़ा क्या देखें, दंत कथा जो उपन्यास है ये महत्वपूर्ण है। और समर शेष है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन दंत कथा वाला 1990 में प्रकाशित हुआ। और अपवित्र आख्यान रावी लिखता है, ये आप रहने दें क्योंकि 2000 तक के ही आपको करने हैं। तो दंत कथा इनका महत्वपूर्ण है। झीनी 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 चदरियाँ और समर शेष है, ये तीनों अब्दुल बिस्मिल्लाह के हैं। धर्मवीर भारती के अब आ जाते हैं। देखो चतुर्थ उत्थान यानी कि आधुनिकता बोध के उपन्यास हैं ये, ठीक है। तो धर्मवीर भारती के कौन कौन से उपन्यास हैं? गुनाहों का देवता महत्वपूर्ण है, सूरज का 7वां घोड़ा, दोनों ही उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, इन्हें बिल्कुल रट लें। और उन गुनाहों का देवता 1949 में प्रकाशित हुआ और सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में, ठीक है। तो गुनाहों के देवता के पात्र पूछे जाते हैं अक्सर पेपर में। तो इसमें है चंद्र और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। तो गुनाहों के देवताओं में कौन कौन है पात्र? चंद्र और सुधा। तो आपसे पेपर में पूछ ले कि चंद्र किस उपन्यास का पात्र है, तो चंद्र जो है गुनाहों के देवता उपन्यास का पात्र है। और सूरज का 7वां घोड़ा अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण है। प्रगतिशील उपन्यासकार हैं ये, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है और पेपर में भी पूछे जाते हैं। फिर आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, इम्पोर्टेंट है सब ये। और देख लेते हैं नरेश मेहता, इनके भी महत्वपूर्ण है उपन्यास। एक कवि, नरेश मेहता कवि उपन्यासकार हैं।
आप देखेंगे कि इनका कवियों में नाम है, नरेश मेहता की काफ़ी रचनाएं हैं। जब हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और ये पढ़े थे तो वहाँ पर नरेश मेहता का नाम आता है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में इनका नाम है, प्रयोगवाद में है, और ये शायद दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो ये कवि उपन्यासकार हैं। कौन कौन से हैं? जब आप इनकी कविताएं याद कर ली होंगी तो उपन्यास के नाम भी याद करने आसान होंगे आपके लिए। तो डूबती मस्तूल, यह पथ बंधु था, धूमकेतु, दो एकांत, नदी यशस्वी है, और प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा। तो उत्तर कथा जो है ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। ये नरेश की है ये भी रचनाएं, नरेश मेहता की। तो उत्तर कथा 2 भागों में प्रकाशित हुआ, और प्रथम फाल्गुन, नदी यशस्वी है, दो एकांत, इनके उपन्यास जो है ये महत्वपूर्ण है, एक बार याद जरूर कर लेना। ठीक है। नरेश मेहता के बाद आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ज़्यादा नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। सोया हुआ जल 1954, और मैला अंचल भी 1954 में प्रकाशित हुआ था। सोया हुआ जल प्रतीकात्मक उपन्यास है। और पागल कुत्तों का मसीहा, कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। और कमलेश्वर का नाम आता आगे। कमलेश्वर के उपन्यास भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो कमलेश्वर के उपन्यास जो हैं, एक सड़क 57 गलियाँ, एक सड़क 57 गलियाँ 1957 में ही प्रकाशित हुआ। लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण। लीला मतलब ये नौटंकी करके किस प्रकार से, एक सड़क 57 गलियाँ मतलब इन पर ये नौटंकी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में है। डाक बंगला, डाक बंगला मातृहीन कथानायिका इरा की संघर्ष कथा है। आप नाम याद कर लें, एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी। काली आंधी महत्वपूर्ण है। ये स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण है। नेक्स्ट है आगामी अतीत, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और मोहन राकेश के कौन कौन से उपन्यास हैं, ये महत्वपूर्ण है। बंद कमरे में मोहन राकेश ने 3 उपन्यासों की रचना की। एक तो अंधेरे बंद कमरे में, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नए आने वाला कल और अंतराल, ये 3 उपन्यास हैं। 1961 में अंधेरे बंद कमरे में कब प्रकाशित हुआ? 1961 में। नए आने वाला कल 1968 में, और अंतराल 1972 में। तो अंधेरे बंद कमरे में क्या है? दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरिवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। और नए आने वाले कल में एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है। ठीक है, और ये आप रहने दें। और कुछ राजकमल चौधरी कवि उपन्यासकार है ये भी। तो इनके हैं नदी बहती थी, शहर दर शहर, शायद इस तरीके से हैं। हाँ, शहर था शहर नहीं था, मछली मरी हुई, दे गाथा। अब इनका ये जो महत्वपूर्ण है, ये दे गाथा, ये पूछा जाता है। 20 रानियों के बाइस्कोप, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शहर था शहर नहीं था, मछली मरी हुई और दे गाथा, ये आपको याद करना है। निर्मल वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास है, सारे प्रश्न पूछा जाता है निर्मल वर्मा का। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। निर्मल वर्मा के बारे में ये बताया गया है। तो निर्मल वर्मा के उपन्यास है वे दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख और रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अंतिम अरण्य पूछा जाता है कि ये उपन्यास किसका है, तो ये निर्मल वर्मा का है। वे दिन उपन्यास भी पूछा जाता है, ये भी निर्मल वर्मा का है। आपको इनके उपन्यासों के नाम जरूर याद रखने हैं। वे दिन, जब लालटेन की छत होती थी, एक चिथड़ा सुख होता था, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य आपको जरूर करना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वे दिन जो है, चलो
चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। नेक्स्ट आता है दुष्यंत कुमार, तो ये ज़्यादा कोई वो नहीं है, अब बहुत सारे आ गए हैं। एक महत्वपूर्ण है मुक्तिबोध का विपात्र, ये भी उपन्यास है, याद रखना है। मुक्तिबोध का उपन्यास का नाम है विपात्र। ऐसे पूछ लेते हैं विपात्र नामक उपन्यास किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध की, ध्यान रखना है। अब जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रही हूँ। और रविंद्र कालिया का महत्वपूर्ण है खुदा सही सलामत है, 1982 में रचित, नारी शोषण का चित्रण है इसमें। और गिरिराज किशोर, ये इम्पोर्टेंट है, कर लेना, मैंने याद किए थे और याद करने में बड़े मज़े आते हैं इनके। मतलब गिरिराज किशोर, गिरी किशोर, लोग जाते हैं चिड़ियाघर में, फिर चिड़ियाघर में यात्रा करते हैं और उसमें जहाँ पर जितने भी जानवर हैं उनके बारे में जुगलबंदी करते हैं। ठीक है, लोग चिड़ियाघर में जाते हैं, यात्रा करते हैं, जुगलबंदी करते हैं और दो लोग जाते हैं। ठीक है, तीसरी सत्ता है वहाँ पर, मतलब पक्षियों की एक तीसरी दुनिया है, पशुओं की। तो ये इम्पोर्टेंट है इनके, बस ये आप याद कर लें जो मैंने आपको पढ़कर बताई हैं। इसके अलावा और आप रहने दें। और महेंद्र भल्ला के 2-4 ही हैं, वो और था एक इसका जो अभी हम पढ़ रहे थे, गिरिराज किशोर के जो इम्पोर्टेंट है, लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी और तीसरी सत्ता, मैंने बताया तीसरी सत्ता ये रहा। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण है इनके 1-2 नाम और हैं। पहला गिरमिटिया, ये पूछा जाता है, और ढाई घर, ये महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। पहला गिरमिटिया 1999 में प्रकाशित हुआ, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। ठीक है, और ढाई घर समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण है। महेंद्र भल्ला का महत्वपूर्ण है एक पति के नोट्स, दूसरी तरफ 2 देश और तीसरी उदासी। देखो आसान है, एक पति के नोट्स, दूसरी तरफ 2 देश और तीसरी उदासी, ये आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट आता है गोविंद मिश्र का, आप कर लेना, इनके भी मैंने याद किए थे। गोविंद मिश्र का है वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में। इतने याद किए लेकिन ये पूछे नहीं गए कभी, आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और मनोहर श्याम जोशी, इनके उपन्यास महत्वपूर्ण है, मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास। तो ये हम लास्ट करेंगे अभी बस, फिर अगर आपको लगता है कि मैं और करवाई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और भी आपको करवा दूंगी। कुरु कुरु स्वाहा, ये भी पेपर में पूछा जाता है। और हमजाद, कयाप नामक रचना खूब पूछी जाती है, ये कुर्माचल के वाल्मीकि नगर की कहानी है। और करू करू स्वाहा बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण है। और टाटा प्रोफेसर, हमजाद, कोरे कागज़, ये इसी के हैं सारे। टाटा प्रोफेसर एक स्कूल शिक्षक के व्यंग्य चित्र का अंकन है। कयाप आपको याद रखना है, कयाप महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र वर्मा का भी एक उपन्यास यहाँ से पूछा जाता है और इनके महत्वपूर्ण है मुझे चांद चाहिए, ये पूछा जाता है कि ये उपन्यास किसका है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जैसे अंधेरे से परे, मुझे चांद चाहिए, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता। कह रहा है कि अंधेरे से परे मुझे चांद चाहिए क्योंकि मुझे 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता लेकर जाना है, ये बात कह रहा है सुरेंद्र वर्मा। आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन सारे आपको नहीं करने हैं। और अब हिंदी, ये महिला उपन्यासकार हैं, इनके मैं अलग से ही आपके डाल दूंगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ उपन्यास। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो जो मेरी वीडियो लास्ट तक देखता है वही बच्चा मेरे पास कमेंट करता है, और एक ही स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आता है कि मैम वीडियो बहुत ही, आपकी जो ट्रिक थी वो बहुत ही अच्छी थी।
तो वो मुझे पता चल रहा है कि वही एक स्टूडेंट है जो लास्ट तक वीडियो को देखते हैं।